अभी मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अली हैदर गिलानी साहब ने, रुकन पंजाब असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे मिजाज है, खरीद से आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई सबसे पहले तो कल के फैसले पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी कल का फैसला देखिए ये बड़ा इनएविटेबल था, ये होना ही था। इमरान खान साहब ने जिस रेकलेसनेस की तरह इन्होंने तोशा खाना के माल को अपना माल समझ के पहले बेच के फिर पैसे जमा कराए, तो अब जो आपकी रेकलेसनेस है वो आपको कैचअप तो करती है, तो वही कैचअप किया है उन्होंने। और वो डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो कल वर्डिक्ट आया उससे अवाम बड़ी खुश है। और मैं समझता हूँ जो ये कल इन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट की कॉल दी थी वो भी बड़ी बुरी तरह फेल हुई है, तो इससे इनकी पॉपुलैरिटी तो हर्ट हुई है जी। अच्छा अली भाई, बहुत से कानूनी एक्सपर्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग लतीफ़ खोसा साहब, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चूंकि कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है तो वो ये फैसला दे नहीं सकती थी। तो आप समझते हैं कि अगर ये स्टैंड नहीं करता हाई कोर्ट के अंदर और ये हाई कोर्ट इस फैसले को उड़ा देती है तो इमरान खान साहब तो पॉलिटिकली और उनकी गेंस में इजाफा हो जाएगा उनकी? नहीं देखिए, मैं भी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मैं एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। इलेक्शन कमीशन इज नॉट कोर्ट ऑफ लॉ एंड आल्सो नॉट अ कोर्ट जो इसकी जो लिटिगेशन करेगी, वो तो उन्होंने रेफरेंस नीचे ही भेजेंगे सेशन कोर्ट में। तो अगर वो सेशन कोर्ट के जो जज हैं वो ये समझते हैं कि ये रेफरेंस बिल्कुल दुरुस्त है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन तो वो भी कर देंगे। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो मैं समझा हूँ कल के शॉर्ट ऑर्डर से, वो ये है कि उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई किया है फ्रॉम द सीट और बाकी रेफरेंस उन्होंने सेशन कोर्ट को भेजा है। पॉपुलैरिटी तो ऊपर नीचे इमरान खान साहब की होती रही है, लेकिन ये बात तो लोगों को पता लगी है कि इमरान खान साहब जो 22 साल कहते रहे हैं कि लोगों को कि वो चोर हैं, डाकू हैं, और खुद अपनी चोरी पकड़ी गई है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि लीगल एक्सपर्ट्स ठीक कह रहे हैं कि ये एक इस टेन्योर की डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर सेशन कोर्ट इसको रेफरेंस को समाप्त करके और वो इसको गिल्टी करते हैं तो फिर 5 साल की नाअहली जरूर होगी। अच्छा अली भाई मुझे बताइएगा, अच्छा वो उस 5 साल की नाअहली के अंदर भी कहा जा रहा है कि ये नाअहली सिर्फ स्पेसिफिक टेन्योर की हद तक है। आज अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी तो वो नाअहली खत्म हो जाएगी, इमरान खान साहब अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये भी बताइएगा कि अभी 19 सितंबर को यही फैसला महफूज हुआ जो कल इलेक्शन कमीशन ने सुनाया। 19 सितंबर के बाद तकरीबन 1 महीने बाद 16 अक्टूबर को मुल्क में बाई इलेक्शंस होते हैं जिसमें आपके भाई भी इलेक्शन जीते, 6 नशिस्तों पर इमरान खान साहब भी कामयाब हुए। तो फैसला 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन महफूज कर चुका था, यानी वो जानते थे कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करने वाले हैं। फिर ये इलेक्शंस करवाने का ये तरीक़ाकार जो इलेक्शन कमीशन का है जिसमें इतने पैसे इन्वॉल्व हुए, आपके मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे लगे हैं, तो आपको नहीं ख्याल कि इसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आप लोगों को कोई काम करना चाहिए बीइंग इन गवर्नमेंट? देखें, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, हम उनके फैसलों से उनका इत्तेफाक कर सकते हैं और ना इत्तेफाक नहीं भी कर सकते। जो जिस तरह उन्होंने इलेक्शन को डिले करते गए, मैं उनसे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा इस बात से, लेकिन मैं उनका कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूं जो कि मैं अभी कमेंट करूं इसके ऊपर कि उन्होंने क्यों किया ये आप इलेक्शन कमीशन से पूछें। बट डिस्क्वालिफिकेशन तो उन्होंने की है। इसके ऊपर फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर बारे में भी आपको पता है, फॉरेन फंडिंग इससे बड़ा केस है एंड उसमें भी इमरान खान साहब हैज बीन फाउंड गिल्टी। तो ये दो ऐसे चीजें हैं जिसमें इमरान खान साहब की जान नहीं बचने वाली। अच्छा अली भाई, जो ये तोशा खाना का केसेस हैं, ये इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट भी हैं, नून लीग की लीडरशिप के अगेंस्ट भी हैं, और इमरान खान साहब और पीटीआई ये कह रही है कि ये बाइसनेस शो करते हैं कि फैसले हमारे खिलाफ दिए जा रहे हैं, उन केसेस को खोला तक नहीं जा रहा, उन पर बात नहीं हो रही। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये तोशा खाना का केस जब 2018 में गवर्नमेंट पीटीआई की आई थी तो उन्होंने गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के ऊपर यही केसेस उन्होंने बनाए तोशा खाना के गाड़ियों के ऊपर कि इन्होंने गाड़ियां परचेज की थी। हीरो के हार पर भी बना था? नहीं जी, गाड़ियों के ऊपर बना था। गिलानी साहब के ऊपर हार हीरो का नहीं था, वो आपको मैं तस्दीक करता चलूं, वो एक चेन थी सोने की, वो अभी भी उसमें पड़ी है
तोशा खाना के अंदर ही Okay. पड़ी है वो चेन, और उस चेन की मालिक को 30-40 हज़ार रुपए थी। Okay. कोई 3 करोड़ रुपए की घड़ी नहीं थी जो इन्होंने बेच के बाद में पैसे जमा कराए। बिल्कुल तो ठीक। एनीवेज उसमें ड्यू प्रोसेस सारा इस्तेमाल हुआ है। गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो तोशा खाना में जो नवाशी साहब को गाड़ी दी थी और उन्होंने खरीदी थी गाड़ी, क्योंकि वो इंटाइटल थे और प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड कि वो कर सकता है, दे सकता है, अगर वो जिसको गिफ्ट रिसीव हुआ होगा वो उसको पे कर दे। तो इमरान खान साहब ने ये अगर ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करते तो उनके ऊपर ये आज केस न बनता। मैंने आपके गुफ्तगू में शुरू में कहा है कि इमरान खान साहब अपनी रेकलेसनेस, अपनी बेपरवाही, लापरवाही की वजह से ये फंसते जा रहे हैं इन केसेस में। अगर वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते तो आज ये तोशा खाना वाला केस कोई केस नहीं था। बिल्कुल। अच्छा अली भाई ये भी बताइएगा, अभी हम शाह महमूद कुरैशी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कल के स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट किया जो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अब बनी गला बैठ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब जो हैं वो इस वक्त इक़्तिदार के नशे में हैं और वो सियासी नाबालिग हैं, वो समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो क्या कहेंगे आप कुरैशी साहब के? मैं क्या कमेंट करूंगा, वो तो खुद घर बैठ गए हैं कुरैशी साहब, उनको तो हमने घर बैठा दिया है, लेकिन अब ये बड़े दिल में से उनके लड्डू फूट रहे हैं कि इमरान खान साहब नायल हो जाएंगे और -1 हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा पीटीआई के अंदर। तो ये ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है उनका। आप समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब नायल होते हैं तो कुरैशी साहब खुश होंगे? वो बहुत खुश होंगे जी, उन्होंने तो मिठाइयाँ बांटी होंगी कल। अच्छा अच्छा अली भाई मुझे बताइएगा कि अभी आज खबरें ये भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट पीटीआई के साथ मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो चुके हैं और एक दौर हो भी चुका है उसका। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च अप्रैल के अंदर फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है। गवर्नमेंट का ये सरार है कि नहीं, टेन्योर कंप्लीट होना चाहिए। अभी अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देते हैं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, एक तो पहले इस सूरत में आप बताइएगा कि इमरान खान साहब निकलते हैं, पब्लिक अगर उनके साथ निकलती है तो गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर होगा और फिर आने वाला वक्त गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, इमरान खान साहब के पास अब कोई लेवरेज नहीं रही कि वो बारगेन कर सकेंगे। इन्होंने 4 साल, जितना कल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि 3.5 साल उसने ऑपोजिशन से हाथ मिलाने गवारा नहीं किया, तो अब ये किस तरह से ये कहेंगे कि हम अपनी टर्म्स के ऊपर उनके साथ बैठ जाएं और ये कहें कि इलेक्शन मार्च में, तो ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अपनी टर्म्स पूरी करेगी। और जहाँ तक ताल्लुक है बैक चैनल कोई मुलाकातों का, तो मुझे इसका इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसी ये हेयर से ही है, र्यूमर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके ख्याल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बैक चैनल अगर यूज हो के मुल्क की हालात बेहतर रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर लॉन्ग मार्च होगा वो आप करें या पीटीआई करे या कोई भी करे, तो इकोनॉमिकली हिट तो हम तो बहुत कुछ चाहते थे जी, जब हम अपोजिशन में थे और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, हम बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं किया। इस मुल्क का कुछ ठीक करने का वाहिद हल यही है कि तमाम स्टेक होल्डर से बैठें और बैठ के तय करें कि कौन सी हेडलाइंस हैं और क्या चीज़ें हमने नहीं क्रॉस करनी। जो इमरान खान साहब बगैर सोचे समझे क्रॉस कर जाते हैं। तो मेरा अपना जो ओपिनियन है वो यही है कि हम पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, जिसमें मीडिया भी हो, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, जुडिशरी हो, हमारी आर्म फोर्सेस हो, हमारे तमाम पॉलिटिशियंस हो, ये तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे एक जगह पर। हमारे सारे बड़े हैं ये हमारे सारे बड़े बैठे हैं एक जगह पर और ये तय करके निकलें 30 या 50 साल या 100 साल का एजेंडा तय करके निकलेंगे तो मुल्क के हालात ठीक होंगे, वरना इसी खींचातानी में मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा अली भाई मुझे बताइएगा, अभी जो बाई इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, दोनों सीट्स पर कामयाब हुई और पीटीआई भी ये कह रही है, बहुत चैनलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि बेसिकली पीपल्स पार्टी ने तो गेन ही किया है। हर लिहाज से पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता कुछ महीनों में बेनिफिशरी रही है, गवर्नमेंट में भी आ गई, फेडरल गवर्नमेंट में भी अच्छा हिस्सा मिल गया, फिर ये बाई इलेक्शंस के अंदर 2 सीट्स का इजाफा भी हो गया, तो बेहतर है पोजीशन भी आइंदा इंतखाबात के लिए कम अज़ कम उन 2 हल्कों में तो मजीद बेहतर हो गई। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर पीटीआई भी इल्ज़ाम लगा रही है, बहुत से एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि इन्होंने नून लीग की सियासत उसका बेड़ा गर्क कर दी है। देखिए, पीपल्स पार्टी एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमने पहले ही पीडीएम बनाई थी बिलावल भुट्टो साहब ने, तो उन्होंने कहा था हम तमाम डेमोक्रेटिक टूल्स इस्तेमाल करेंगे इमरान खान को घर भेजने के लिए। हमने इनको घर भी भेजा, ये कहते थे हमें घर नहीं भेजेंगे, हमने इनको घर भेज दिया थ्रू डेमोक्रेटिक मीन। इमरान खान जितना मर्जी झूठ बोलने के मेरे खिलाफ कोई फौरन साजिश हुई है, ये गए तो अपने नंबर गेम की वजह से है ना, अपने इनके अलावा इनको छूट गए। हमने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लॉन्ग मार्च किया महंगाई के खिलाफ, आपको बताया एक दशक। अली भाई मेरा ख्याल है कि सिग्नल्स का कोई इशू है, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो
सिग्नल्स का आपके एंड से कोई इशू है, आपकी आवाज़ हम तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही। अली हैदर गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाजा फरमाई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब खुश हो रहे हैं, उन्होंने तो हो सकता है मिठाइयाँ भी बंटवाई हों कि इमरान खान साहब के नाअहली का फैसला आया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फेटफ के हवाले से। कल एक अच्छी खबर आई कि पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। तो बेसिकली ये फेटफ वजूद में क्यों आया और पाकिस्तान जैसे ममालिक को इसने ग्रे लिस्ट में क्यों रखा? 2 एक्शन प्लान्स थे जो पैरेलल पाकिस्तान को जिनके ऊपर काम करने थे, 34 इकदाम थे जो पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि ये 34 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने काम करना है। गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल से पाकिस्तान को लटकाया जा रहा था। कहा यह जाता है कि गुज़श्ता साल ही पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, लेकिन क्यों पाकिस्तान बाहर नहीं आया? इंटरनेशनली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के फैसलों पर असरअंदाज होती हैं? और वो दीगर ममालिक जिनमें उन 34 इकदाम में से मेजॉरिटी काम होने वाले हैं, उन इकदाम की ज़रूरत है, क्यों फेटफ उनको ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं करता? ये पाकिस्तान जैसे इदारों को ही इसमें शामिल क्यों करता? और अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी गुज़श्ता हुकूमत के पास जो एक इंपॉर्टेंट ये एक एक्सक्यूज़ था कि जी कि हम चूंकि फेटफ ग्रे लिस्ट में हैं इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना मुश्किल है और पाकिस्तान की इकोनॉमिकली चीज़ें को थोड़ी बहुत बेहतर नहीं है। अब जब हम फेटफ ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुके हैं तो मौजूदा हुकूमत वो इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के साथ कैसे इसमें पॉजिटिवली कुछ चीज़ें निकाल पाती है। प्रोग्राम के बाद इसको ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।